नमस्ते छात्रों, तो मैं हूँ रामनाथ जौरे। आज के दिन कक्षा 9वीं पहली इकाई के अंतर्गत जो पहली कविता है कवि मैथिली शरण गुप्ता जी की चांदनी रात, तो यही कविता आज देखेंगे। इसी कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ कवि ने अभिव्यक्त किया है। चांदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में मैथिली शरण गुप्ता जी ने किया है। प्रस्तुत कविता का अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य किसे कहा जाता है? तो खंड काव्य में मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। मैथिली शरण गुप्ता जी की प्रमुख कृतियां के बारे में थोड़ा सा पता लगाएंगे। इनका साकेते महाकाव्य है और यशोधरा, जयद्रथ्यवत, पंचवटी, भारत भारती ये खंड काव्य के रूप में उपलब्ध है। इसके साथ साथ रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक इनके प्रसिद्ध है। गुप्ता जी का जन्म 3 अगस्त 1886 चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 में हो गई। मैथिली शरण गुप्ता जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। तो देखेंगे गुप्ता जी की चांदनी रात कविता। चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, अवनी और अंबर तल में। इन पंक्तियों में चारू ये शब्द का अर्थ सुंदर या मनोहर, थल शब्द का अर्थ भूमि, थल यानी भूमि, अवनी यानी पृथ्वी, अंबर यानी आकाश। आकाश में या आसमान में नभमंडल में चांदनी रात का जो समय होता है या उसी रात में सुंदर चंद्रमा शोभायमान दिखाई पड़ता है, उसकी चंचल किरणें झिलमिल झिलमिल करती हुई अटकेलियाँ कर रही है। ऐसा लगता है जैसे कि वे जल और जमीन के साथ खेल रही हो। इसी वक्त चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और पूरे समूचे नभमंडल में फैला हुआ और उनको प्रकाशित कर रहा है, ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पुलक प्रकट करती धरती, पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नौकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी, मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। इसी पंक्तियों के कई अपरिचित शब्दों को पहले परिचित करेंगे। पुलक यानी रोमांच, उसका दूसरा अर्थ है खुशी। हरि इस शब्द का अर्थ है हरी, तृण यानी घास, मंद यानी धीमा। चांदनी रात में इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न दिखाई देती है। क्यों प्रसन्न दिखाई देती है? तो पृथ्वी अपनी प्रसन्नता उगी हुई हरी हरी घास की नोकों से प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। ऐसा मन को लगता है जैसे कि वे भी अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। आगे जाकर कवि कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा, निरानंद है कौन दिशा। शब्दार्थ देखेंगे। स्वच्छंद यानी अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, उन्हें स्वच्छंद कहा जाता है। निस्तब्ध यानी जो हिलता डुलता न हो या निचेष्ट शांत भाव से जो खड़ा है, उन्हें निस्तब्ध कहा जाता है। सुमंद बहुत धीमी, निरानंद जिसमें आनंद न हो, आनंद रहित, उन्हें निरानंद कहा जाता है।
गुप्त जी चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निखरी हुई रात्रि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है और यह रात इतनी शांत होती है कि कहीं किसी और कोई भी कौन सा भी शोर नहीं होता। सभी और मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कौन सी भी दिशा ऐसी नहीं होगी कि जिस दिशा की ओर आनंद का माहौल न हो। मतलब अर्थात सभी दिशा की ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है। बंद नहीं अब भी चलते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं, नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप, कितने शांत और चुपचाप। नीति यानी होनी या भाग्य, नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, कार्यकलाप यानी गतिविधि। इन पंक्तियों के द्वारा मैथिली शरण गुप्ता जी कहते हैं कि कोई भी गतिविधि बंद नहीं है। रात्रि को नटी कहकर उसके सारे कार्यकलाप अभी पहले जैसे शुरू है। यही विशेषता है कि सब कुछ बहुत ही शांत रूप से एकांत भाव के साथ चुपचाप हो रहा है। कहीं पर भी गड़बड़ी या जल्दबाजी नहीं दिखाई दे रही है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, सदा सवेरा होने पर। इन पंक्तियों में अपरिचित शब्द देखेंगे। पहले वसुंधरा यानी पृथ्वी, रवि यानी सूर्य या सूरज। कवि ने चांद तारों की तुलना मोतियों से करते हुए कवि बताते हैं कि जब सभी लोग सो जाते हैं तो पृथ्वी आकाश में चांद तारों के रूप में मोती बिखेर देती है, ऐसी कल्पना कवि करते हैं। और जब सवेरा होता है मतलब सुबह होने के बाद ऐसा लगता है जैसे सूर्य इन मोतियों को हमेशा बटोर ले जाता है। अर्थात सुबह उजाला हो जाने पर आकाश में चांद तारे लुप्त हो जाते हैं। इस स्थिति का वर्णन करते वक्त वे बताते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकता है, नया रूप छलकता है। इन पंक्तियों में शब्दार्थ पहले देखेंगे तो शाम यानी काला, तनु यानी शरीर। गुप्ता जी कहते हैं कि सुबह हो जाने के बाद बटोरे हुए ये चांद तारे रूपी मोतियों को सूर्य उनको विश्राम देता है, और फिर शाम होने के बाद चांद तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और मोतियों का वे आभास कराते हैं। मतलब मोती जैसे दिखाई पड़ते हैं। इस दृश्य के द्वारा रात्रि की कालिमा प्रकाशमान हो जाती है और अपने नए रूप में छलकने लगती है। अगले पंक्तियों के द्वारा मैथिली शरण गुप्ता जी कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सन्मुख स्वच्छ शिला पर धीरवीर निर्भीक मना, धीरवीर निर्भीक मना। धीरवीर यानी दृढ़ मन वाला योद्धा, निर्भीक यानी निडर, न डरने वाला, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं। पंचवटी का वर्णन करते वक्त गुप्ता जी कहते हैं कि वट के 5 वृक्षों का जो स्थान होता है, मतलब पंचवटी की छाया में घास फूस और दाट पत्तों वाली छप्पर ऐसी एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी के सामने एक साफ सुथरी शिला है। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला और निडर योद्धा विराजमान है, ऐसी कल्पना कवि करते हैं। अंत की पंक्तियों के द्वारा कवि कहते हैं, बतलाना चाहते हैं, वे बताते हैं, जाग रहा यह कौन धुरंधर, जाग रहा यह कौन धुरंधर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है, बना दृष्टिगत होता है। धुरंधर यानी धनुष धारण करने वाला पुरुष, उन्हें तीरंदाज भी कहा जाता है। भुवन यानी संसार,
कुसुमायुध यानी कामदेव दृष्टिगत यानी दिखाई पड़ता है। इन पंक्तियों का अर्थ देखेंगे तो इस संसार में सारे लोग सोते हैं, पर यह धनुषधारी कौन है जो रात्रि में जाग रहा है? वे कहते हैं कि कामदेव सा ग्रस्त, यानी कामदेव मतलब भोगी, कोई सन्यासी जैसा बना हुआ सा दिखाई देता है। मतलब एक कोई सन्यासी जैसा दिखाई देता है, ऐसी कवि ने कल्पना की है। तो बच्चों, चांदनी रात इस कविता के अंतर्गत आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कविता के साथ, और कविता के साथ साथ उसका भावार्थ लेकर फिर मिलेंगे। तब तक विराम। धन्यवाद।